हाय एवरीवन, वेलकम टू निम्बस आईएएस। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम सीरीज को रिगार्डिंग एचएस मेंस एग्जामिनेशन 2023। आज हम डिस्कस करेंगे जीएस 1 के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इन ऑर्डर टू क्रैक योर एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, दैट इज व्हाट आर द रीजंस एंड इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक इन नेपाल। ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। रिसेंटली नेपाल में अर्थक्वेक आया है 6.4 मैग्नीट्यूड का। उसके पीछे क्या रीजंस रहे और क्या उसके इम्पैक्ट रहे उसके बारे में आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन में। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजंस की, कि रीजन क्यों नेपाल में अर्थक्वेक आते हैं या फिर क्यों नेपाल में अर्थक्वेक आया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको लोकेशन पता होनी चाहिए नेपाल की लोकेशन वर्ल्ड मैप पे। तो अगर बात करें जस्ट इंडिया के एडजेसेंट में, यहाँ पे नॉर्थ में आपको नेपाल मिलेगा। यहाँ पे इतने फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आते क्यों है नेपाल में? इतने फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक इसलिए आते हैं बिकॉज ये एक मेन फॉल्ट लाइन पे लाई करता है। ठीक है, नेपाल मेन फॉल्ट लाइन पे लाई करता है। यहाँ पे 5 मेजर प्लेट्स है, छोटी छोटी। ठीक है, अगर नेपाल की एज ए होल बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली मूवमेंट हो रही है इंडियन प्लेट की टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, जिसकी वजह से एक यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है लैंड मास की, या फिर बात करें हिमालयाज की। और ये हिमालय जो है यंग फोल्ड माउंटेन है। हिमालय जो है फोल्डिंग हो रही है 2 प्लेट्स की। ठीक है, एक प्लेट जो है साउथ से आ रही है एंड देन नॉर्दर्न प्लेट इज यूरेशियन प्लेट। एंड देन जब यहाँ पे एडजेसेंट में इस मेन फॉल्ट से के पास मिल रही है तो यहाँ पे फोल्डिंग हो रही है। फोल्डिंग की वजह से क्या बना है? हिमालय। और ये जो है यंग फोल्ड माउंटेन है, इट मीन्स कंटिन्यूअसली फोल्डिंग हो रही है अभी भी। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो जोन बन जाता है बहुत ही वनरेबल बन जाता है। किसके लिए? अर्थक्वेक लाइक इवेंट्स के लिए। ठीक है, उस वजह से यहाँ पे कंटिन्यूअसली अर्थक्वेक आते हैं बिकॉज अभी भी कंटिन्यूअसली यहाँ पे बिल्डिंग हो रही है हिमालयाज की। उस वजह से अर्थक्वेक प्रोन रीजन है ये। एंड सबडक्शन हो रहा है इंडियन प्लेट का किसकी? इसमें यूरेशियन प्लेट के साथ। तो ये है मेन रीजन किसका? अर्थक्वेक इन नेपाल का। अब इसके इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट सोशल लेवल पे भी हो सकता है, इम्पैक्ट इकोनॉमिक लेवल पे भी हो सकता है, एंड इम्पैक्ट जो है एनवायरमेंटल लेवल पे भी हो सकता है। तो उनकी रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर की। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है कि नेपाल हैज एक्सपीरियंस ऑफ डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक। यहाँ पे अर्थक्वेक ऑलरेडी आ चुके हैं पहले भी, जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थे। अगर बात करें 2015 में अर्थक्वेक आया था 7.8 मैग्नीट्यूड का। ठीक है, एंड उसी टाइम प्रिडिक्शन ये थी कि आने वाले टाइम में नेपाल में और ज्यादा अर्थक्वेक आएंगे, और उसी का एक रिजल्ट है ये अर्थक्वेक। अब यहाँ पे 6.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, और ये जो है सेकंड टू दिस अर्थक्वेक अगर बात करें डिस्ट्रक्शन में 8 साल बाद यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कॉजेज क्या है, रीजन क्या है, क्यों नेपाल में अर्थक्वेक आते हैं? एज आई सेड, यहाँ पे एक सबडक्शन जोन है किसका? इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट का, जो कि हिमालयन फॉर्मेशन बिल्ड कर रहे हैं। और ये जोन जो है क्वाइट वनरेबल है किसके लिए? अर्थक्वेक के लिए। अगर आप बात करें इंडियन प्लेट्स में तो यहाँ पे एक फॉल्ट लाइन है। यहाँ पे आपको दिल्ली फॉल्ट मिलेगा, दिल्ली के पास फॉल्ट है, एंड देन मेनलैंड फॉल्ट यहाँ पे नेपाल वाले रीजन में, एंड देन मालदा फॉल्ट। कहने का मतलब है यहाँ पे फॉल्ट लाइन है इन 2 प्लेट्स के मिलने की, जो मेजर प्लेट्स है। ठीक है, और ये जो 2 प्लेटें मिल रही है उस वजह से जो है कंटिन्यूअसली बिल्ड हो रहा है हिमालय। ठीक है, एंड देन इस फोल्डिंग की वजह से, इस कंटिन्यूअस फोल्डिंग की वजह से जो देयर इज अ वनरेबिलिटी एज फार एज डिजास्टर इज कंसर्न, एज फार एज हजार्ड इज कंसर्न। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है ऐसे इवेंट्स की। ठीक है, तो इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता लेकिन मिटिगेट किया जा सकता है। तो उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा है कि इसके इम्पैक्ट्स क्या रहे हैं। ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या रहे हैं अगर आप बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड एंड एपिसेंटर क्या कहा था इसका। अगर बात करें जो रिसेंटली अर्थक्वेक आया है उसका मैग्नीट्यूड का कितना है? दैट इज 6.4। एपिसेंटर कहाँ रहा है? एपिसेंटर रहा है काठमांडू से 500 किलोमीटर वेस्ट में एक जगह है, दैट इज जाजरकोट डिस्ट्रिक्ट, जाजरकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। तो वहां पे जो है इसका एक एपिसेंटर रहा है किसका? अर्थक्वेक का, जो रिसेंटली रहा है। उसमें ह्यूमन कैजुअलिटी दैट इज सोशल लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ा? अगर आप बात करो कितने लोगों की जान गई? दैट इज 157 पीपल ने अपनी जिंदगी लॉस की बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक। ठीक है, तो बहुत सारे जो है डेथ टोल हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से इंपैक्टेड एरियाज अगर बात करें, जो नेपाल के रिमोट एरियाज है, कौन कौन से एरियाज? अगर बात करें यहाँ पे जज्जर कोट की बात करें
ट्रुकुम की बात करें तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है, ये जो रीजन्स है, वो काफी ज्यादा इंपैक्टेड रहे हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज ये जो अर्थक्वेक है ये ना सिर्फ उस टाइम डिस्ट्रक्शन करता है जब ये आया है, इसके बाद जो है आफ्टर शॉक्स देखने को मिलते हैं। आफ्टर शॉक्स क्या होते हैं? आफ्टर शॉक्स होते हैं जो अर्थक्वेक के बाद छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। एक मेजर अर्थक्वेक आया है तो उसी के साथ साथ आपको एक छोटे छोटे अर्थक्वेक देखने को मिलता है जो कि हफ्तों तक, मंथ तक चलते हैं कंटिन्यूअसली। उस वजह से क्या होता है, देयर इज अ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कि जो अर्थक्वेक ने डिस्ट्रक्शन किया है, जो इस अर्थक्वेक ने, इसको कैरी फॉरवर्ड करता है ये, इस वजह से लैंडस्लाइड आता है, इसी वजह से एवलांचेस देखने को मिलते हैं आपको, इसी वजह से आपको ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड देखने को मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे इवेंट जो अभी सिक्किम में आया था रिसेंटली, उसका भी एक कॉज जो है नेपाल में कंटिन्यूअसली जो अर्थक्वेक इवेंट आ रहे हैं, जो कि अर्थक्वेक शॉक्स वेव्स आ रही है, वो भी एक जो है कारण रहा है किसका, इस ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का। तो कहने का मतलब है कि ये जो नेपाल में अर्थक्वेक आ रहे हैं, इसके जो आफ्टर शॉक्स है उसका इंपैक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो आपके आंसर में ये चीजें होनी चाहिए कि क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं आपको, एनवायरमेंटल लेवल पे क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है आपको, इकोनॉमिक लेवल पे कितना लॉस हुआ है नेपाल को, इसी तरीके से सोशल लेवल पे लाइफ का कितना लॉस हुआ है, जो कम्युनिटी है उसकी डिस्प्लेसमेंट का लॉस हुआ है नेपाल को, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी देनी है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे इमीडिएट रिलीफ के लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, आप फंड एलोकेट करो फाइनेंशियल लेवल पे, ठीक है। ये हो सकता है शेल्टर प्रोवाइड करो इफेक्टेड पॉपुलेशन को, जो जो कम्युनिटी डिस्प्लेस हुई है, ठीक है। मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करो, फर्स्ट एड प्रोवाइड करो, फूड प्रोवाइड करो, ठीक है। दे आर इमीडिएट रिलीफ। उसके साथ साथ डिजास्टर प्रिपरेशन अगर बात करें मिटिगेशन के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, बिकॉज आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जोन जो वनरेबल है, किसके लिए, अर्थक्वेक के लिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। इसी तरीके से वहां पे प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी लोगों को, कम्युनिटी को भी, इन ऑर्डर टू टैकल विद द डिजास्टर लाइक दिस, ठीक है। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑब्वियसली जरूरत है अभी नेपाल को, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है वो यहाँ पे जैसे इंडिया है वो हेल्प प्रोवाइड कर रहा है इन ऑर्डर टू डील विद सच डिजास्टर्स। साथ में यहाँ पे एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए आफ्टर शॉक्स की, ताकि जो पोटेंशियल डिजास्टर है जो कि आने वाले टाइम में आ सकते हैं ड्यू टू दिस आफ्टर शॉक, उनको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो आपके आंसर में ये चीजें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम एंड रेमेडीज ऑफ अर्बनाइजेशन। देखो अर्बनाइजेशन होती क्या है, अर्बनाइजेशन है रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ मूवमेंट। अब ये क्यों हो रही है अर्बनाइजेशन, अगर बात करें अर्बनाइजेशन क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, बिकॉज बेरोजगारी, लोग जो है रोजगार के चक्कर में एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए रूरल एरिया टू अर्बन एरिया मूव करते हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन, एजुकेशन के लिए लोगों की मूवमेंट होती है रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। अगर आप बात करो जैसे इंडिया में ज्यादातर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, जहां पे लेबर ज्यादा है और प्रोडक्टिविटी कम है, तो लोगों की ज्यादातर मूवमेंट क्या रहती है अब दूसरे सेक्टर्स में जाने के लिए, जैसे सर्विस सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, जहां पे जॉब की डिमांड है, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिलती है। साथ ही एजुकेशन के लेवल पे बात करें आप, यहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा है, बेटर हॉस्पिटल, बेटर मेडिकल केयर, ठीक है। तो साथ में ये भी एक वजह बनती है, एक पुल फैक्टर बनता है जो कि अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले फैक्टर्स। तो कहने का मतलब है इस वजह से अर्बनाइजेशन देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स क्या आ रही है अर्बनाइजेशन की, क्वेश्चन में वो पूछा गया है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है अर्बनाइजेशन की। अर्बनाइजेशन हो रहा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो रही है, ओवरक्राउडिंग हो रही है सिटीज। ओवरक्राउडिंग का मतलब है कि एकोमोडेट नहीं कर सकती सिटी इतनी पॉपुलेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है ही नहीं उसको कॉप अप करने के लिए, ठीक है। साथ में स्लम्स डेवलप हो रहे हैं, इस तरीके से एनवायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे कॉजेज, ऐसे इश्यूज आ रहे हैं विद अर्बनाइजेशन जो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। इसके साथ साथ आपसे पूछा गया है कि रेमेडीज बताओ, अब इसका इलाज क्या है, ठीक है, किस तरीके से एक सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की जा सकती है, किस तरीके से एक बेटर एनवायरमेंट फ्रेंडली अर्बनाइजेशन की जा सकती है, किस तरीके से क्राउड को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है, किस तरीके से क्राइम रेट को डिक्रीज किया जा सकता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको रेमेडीज बतानी है अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे इसको टैकल करना है। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन ही देनी है अर्बनाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो उसके प्रोसेस में अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन है कि माइग्रेशन ऑफ पीपल, कहां से माइग्रेट करते हैं,
फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। तो यहाँ पे माइग्रेशन देखने को मिल रही है हमें, ठीक है, लीडिंग टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सिटीज, टाउन, सेंटर्स, ठीक है। तो ये जो है बेनिफिशियल तो है, एज आई सेड कि अर्बनाइजेशन अच्छी बात है, इंडिया जो है अब अर्बनाइज हो रहा है, और बाय 2035 जो इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट अर्बनाइज कंट्री बन जाएगा। कहने का मतलब है अर्बनाइजेशन तो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, लेकिन इसके इश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं हमें। किस इसमें इश्यूज देखने को मिल रहा है? सोसाइटल बेस पे इशू देखने को मिल रहा है, एनवायरमेंटल बेस इशू देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक बेस इशू देखने को मिल रहा है। तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे प्रॉब्लम्स लिखी हुई है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? दैट इज ओवर क्राउडिंग। सिटी जो है ओवर क्राउड हो रही है। यहाँ पे उसके एग्जाम्पल में आप दे सकते हो दिल्ली, मुंबई, ऐसी सिटीज जहाँ पे अट्रैक्शन पॉइंट ज्यादा है। आप देखो एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी दिल्ली एज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको क्राउडेडनेस देखने को मिलती है। इसी तरीके से मुंबई जो इकोनॉमिक कैपिटल है इंडिया की, वहां पे भी ओवर क्राउडिंग देखने को मिल रही है। तो वहां पे उसके एग्जांपल्स दे दो आप। इसी के साथ साथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। अगर आप देखो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स आता है, उसमें दिल्ली का प्लेस देखो, तो दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है वर्ल्ड की, ठीक है। तो इसी के साथ साथ दूसरे शहर भी इंडिया के बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड देखने को मिल रहे हैं, चाहे फरीदाबाद की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, इसी तरीके से हिसार की बात करें। तो बहुत सारे टाउन जो है इंडिया के जो है पॉल्यूशन से डील कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है एनवायरमेंटल इशू देखने को मिल रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, एज आई सेड कि कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं। अब हॉस्पिटल्स है लेकिन इतने पेशेंट ज्यादा हो गए। इसी तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी ज्यादा जो स्टूडेंट है उनकी रेशो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू टीचर। तो उसी तरीके से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी कॉप अप नहीं कर पा रहा है विद दिस ओवर क्राउडिंग, ठीक है। तो ये भी एक इशू देखने को मिल रहा है हमें। इसी के साथ साथ हमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अर्बनाइजेशन की वजह से स्लम एरियाज बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है, गरीबी देखने को मिल रही है। कहाँ पे? अर्बन सेंटर्स में। अर्बन सेंटर्स में जब हमें ये चीज देखने को मिल रही है तो क्राइम रेट भी बढ़ता है, सेफ्टी में जो है वो घट रही है, क्राइम बढ़ रहा है, ठीक है, अर्बन सेंटर में बिकॉज ऑफ दिस अर्बनाइजेशन। तो यहाँ पे क्राइम देखने को मिल रहा है, वेंडलिज्म देखने को मिल रहा है आपको, इसी के साथ साथ वायलेंस देखने को मिल रहा है। तो इसकी रेमेडीज क्या है, क्या चीजें जो है हम कर सकते हैं ताकि एक बेटर अर्बनाइजेशन किया जा सके? बिकॉज अर्बनाइजेशन तो होना है, अर्बनाइजेशन होना भी चाहिए, लेकिन इसको एक सस्टेनेबल मैनर में कैसे किया जा सकता है, तो उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले एक अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए आपकी, इफेक्टिव अर्बन प्लानिंग। किस तरीके की अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए आपकी ताकि डील किया जा सके, जो एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके, ठीक है, एक स्पेस, ग्रीन स्पेस तैयार किया जा सके, इस तरीके से सोशल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जा सके। उसके रिगार्डिंग जो है आपने एक दो एग्जाम्पल्स देने हैं कि जहां पे जैसा किया जा रहा है। जिसके रिगार्डिंग हम अगर बात करें तो ग्रीन स्पेस एंड पार्क कैसे अर्बन एरियाज में क्रिएट किया जा सकता है, सोशल फॉरेस्ट्री किस तरीके से क्रिएट किया जा सकते हैं, उसका एग्जांपल है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है, जैसे ओल्ड रेलवे लाइन थी जो वहां की, उसको एज ए पब्लिक पार्क में ट्रांसफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके के एफर्ट किए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू प्लान सिटी, ठीक है। जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज है वहां पे ऐसे एफर्ट किए जा रहे हैं ताकि सोशल फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया जा सके, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया जा सके, एक तरीके का पार्क बिल्ड किए जा सके, ठीक है। तो इस तरीके के एफर्ट आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक दो एग्जांपल डाल दो किसी सिटीज का। इसी तरीके से सस्टेनेबल दूसरा जो आपका एफर्ट रहना चाहिए, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट अर्बनाइजेशन की, ठीक है। एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट कैसे? आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट करो, आप जैसे ई व्हीकल को प्रमोट करो, ठीक है, ऐसे सोर्सेज को प्रमोट करो। जैसे दिल्ली में इवन एंड ऑड का फार्मूला चलाया था केजरीवाल जी ने, उस तरीके के एफर्ट जो है किए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस जो एनवायरमेंट डिग्रेडेट हुआ है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग एफर्ट किए जा सकते हैं। तो इसके भी आप एग्जांपल दे सकते हो। कौन सा एग्जांपल है कि सस्टेनेबल सिटीज का, जहां पे रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा प्रमोट किया गया है। ऐसे ही एक एग्जांपल है दैट इज डेनमार्क, कोपेनहेगन, ठीक है। तो वहां पे उसका एग्जांपल आप दे सकते हो कि जहां पे ये चीजें इंप्लीमेंट की गई है और सक्सेसफुल इंप्लीमेंट की गई है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है अर्बनाइजेशन को प्रमोट कर सकते हो। इसी तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज किया जा सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मींस जो आप प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन का यूजेज ज्यादा है सेंटर्स में, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज है, उस वजह से ज्यादातर ट्रैफिक जाम रहता है। चाहे आप बेंगलुरु की बात करो, मुंबई की बात करो, हर एक बड़ी सिटी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इसको किस तरीके से टैकल किया जाए? तो किस तरीके से टैकल किया जाए? अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बेटर बनाते हो,
ठीक है, उसकी चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें चाहे अवेलेबिलिटी की बात करें, अगर आप उसकी रीच इतनी बढ़ा देते हो, साथ में उसकी क्वालिटी को इनहेंस कर देते हो और लोगों को विश्वास दिलाते हो कि आपको एक कंफर्टेबल राइड मिलेगी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, और उसके प्राइसेस को कम रखते हो, ठीक है, टैरिफ को कम रखते हो, तो इस तरीके के एफर्ट बढ़ाए जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो जापान, टोक्यो बेस्ट एग्जांपल है इसका, जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज होता है, सब बेस बने हुए हैं और उन सब बेस की जो एक प्रॉपर पंक्चुअलिटी है, ठीक है, उन सब बेस की एक रिलायबिलिटी है, जो पीपल का ट्रस्ट है उस पर, ठीक है, तो वो बिल्ड किया जा सकता है उसी तरीके से इंडिया में भी। इसी तरीके से कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ताकि एक जैसे क्राइम रेट है इनको कम किया जा सके, तो किस तरीके से टैकल किया जा सकता है कम्युनिटी एंगेजमेंट, ताकि सोशल डिस्पैरिटी को कम किया जा सके, ठीक है, सोशल इंटीग्रेशन को बढ़ाया जा सके। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए भी यहाँ पे एक एग्जांपल है ब्राजील का, जहां पे कम्युनिटी सेंटर्स बने हुए हैं, ठीक है, ताकि लोग जो है एंगेज हो सके, एक दूसरे से मिल सके, एक तरीके से बिल्ड कर सके कम्युनिटी को, ठीक है, तो इस तरीके के एफर्ट बढ़ाए जा सकते हैं इन बिग सेंटर्स, ठीक है। इसी के साथ साथ क्राइम प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड एफर्ट किए जा सकते हैं, सर्विलेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, सीसीटीवी कैमराज को इंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक है, और दूसरी भी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है इन ऑर्डर टू मेक अ बेटर सिटी फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ क्राइम, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग जो है लंदन एक परफेक्ट एग्जांपल है, जहां पे डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव क्राइम प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज, ठीक है, सर्विलेंस सिस्टम इंस्टॉल है, कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम चलाया गया है। इसी तरीके के प्रोग्राम्स, इसी तरीके की सिस्टम जो है इंडिया की सिटीज के लिए भी यूज किए जा सकते हैं और टैकल किया जा सकता है क्राइम को, जो कि बढ़ रहा है सिटीज में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है हर एक अपने रेमेडीज के साथ हर एक एग्जांपल देना है किसी ना किसी का, ठीक है, तो वो जो है इफेक्टिव बनाता है आपके आंसर को। तो इस तरीके के एफर्ट आपके होने चाहिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।